गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल विधिक सारथी। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो एलएलबी परीक्षाओं के लिए और अदर लो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, संपत्ति अंतरण से क्या तात्पर्य है? संपत्ति अंतरण के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है, विवेचना कीजिए। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है, एक वैध अंतरण के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 2, कोई भी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरित की जा सकती है, क्या इसके कोई अपवाद भी है, स्पष्ट कीजिए। या प्रश्न ये हो सकता है, वे कौन सी संपत्ति है जिनको अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 3, संपत्ति का अंतरण कैसे किया जा सकता है। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ऐसे अंतरणों का वर्णन कीजिए जिनको केवल लिखित दस्तावेज द्वारा ही होना आवश्यक बताया गया है। या क्या प्रत्येक परिस्थिति में अंतरण बिना लेख के हो सकता है। या मौखिक अंतरण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। प्रश्न नंबर 4, अजन्मे व्यक्ति को किस प्रकार तथा किस सीमा तक संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। या प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 5, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 14 में उल्लेखित शाश्वतता के विरुद्ध नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं, शाश्वतता के विरुद्ध नियम समझाइए। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अपवाद का उल्लेख कीजिए। भारतीय तथा अंग्रेजी विधि में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 6, संचयन के विरुद्ध नियम क्या है और कहाँ तक किसी अंतरित संपत्ति की आय के संचयन होने से अंतरिती के द्वारा प्राप्त किए जाने तथा भोग किए जाने से रोकने के लिए निर्देश किया जा सकता है। संचयन के क्या अपवाद हैं, इन्हें बताइए। प्रश्न नंबर 7, निहित हित को परिभाषित कीजिए। निहित हित की प्रकृति को समझाइए। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है, समाश्रित हित क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। समाश्रित हित कब निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, सशर्त हस्तांतरण को स्पष्ट कीजिए। पूर्ववर्ती शर्त तथा पश्चातवर्ती शर्त में अंतर समझाइए। या प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, सशर्त हस्तांतरण से संबंधित विधि की व्याख्या कीजिए, विशेषकर पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती शर्तों के पालन संबंधी उपबंधों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, चयन के सिद्धांत को समझाइए। निर्वाचन के सिद्धांत के अपवादों का उल्लेख कीजिए। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है, निर्वाचन के सिद्धांत का आधार है कि यदि कोई व्यक्ति एक प्रलेख के अंतर्गत लाभ ग्रहण करता है, उसे उसका भार भी वहन करना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 10, दृश्यमान स्वामी से आप क्या समझते हैं। दृश्यमान स्वामी द्वारा किए गए स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण से वास्तविक स्वामी किन परिस्थितियों में बाध्य है, बताइए। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के हक से अच्छा हक संपत्ति में प्रदान नहीं कर सकता, क्या इस नियम का कोई अपवाद है, व्याख्या कीजिए। या प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, संपत्ति के बेनामीदार से आप क्या समझते हैं। अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत उस स्वामी को क्या संरक्षण प्राप्त है जिसको एक बेनामीदार द्वारा स्थावर संपत्ति हस्तांतरित कर दी गई है। प्रश्न नंबर 11, विबंधन के द्वारा अनुदान की पूर्ति के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। या प्रतिरोध के द्वारा अनुदान पोषण के सिद्धांत का स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। ए, पूर्ववक्तृता का सिद्धांत। बी, अचल संपत्ति। सी, सूचना का सिद्धांत। डी, अनुयोज्य दावा। ई,
भागिक पालन का सिद्धांत F एक बार बंधक सदैव बंधक होता है। जी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आप यदि हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। मोचन ऊपर को तथा पुरोबंध नीचे को। H लंबित वाद का सिद्धांत। I दुर्भर दान। J सर्वस्व अदाता। K प्रत्यासन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 13, कपटपूर्ण अंतरण क्या है? क्या ऐसे अंतरण शून्य है? कपट का तर्क कौन उठा सकता है, बताइए। यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, कपटपूर्ण अंतरणों के विषय में संपत्ति अंतरण अधिनियम में दी गई विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 14, विक्रय की परिभाषा दीजिए। एक वैध विक्रय के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? विक्रय कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। या विक्रय की संविदा की परिभाषा दीजिए तथा विक्रय से अंतर स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 15, बंधक की परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों को समझाइए। या बंधक कितने प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 16, पट्टे को परिभाषित कीजिए और पट्टे के आवश्यक तत्वों को समझाइए। पट्टा कितने प्रकार का होता है या पट्टा किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, बताइए। प्रश्न नंबर 17, दान की परिभाषा दीजिए। दान के आवश्यक तत्वों को समझाइए। दान का अंतरण कैसे होता है, बताइए। या दान को कब निलंबित और प्रतिसंहरित किया जा सकता है? दान का प्रतिसंहरण किस समय तक संभव है, बताइए। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में अंतर बताइए। A पट्टा तथा अनुज्ञप्ति। B बंधक और भार। C विक्रय तथा विनिमय। D विक्रय तथा बंधक। E सुखाधिकार तथा अनुज्ञप्ति। F वैधानिक और परंपरागत प्रत्यासन। G निहित हित और समाश्रित हित। प्रश्न नंबर 19, सुखाधिकार की परिभाषा दीजिए। सुखाधिकार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। या सुखाधिकार के निलंबन तथा पुनः प्राप्ति संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 20, अनुज्ञप्ति की परिभाषा दीजिए तथा उसकी आवश्यक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। कौन अनुज्ञप्ति दे सकता है और किस प्रकार अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। यहीं पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने डिस्कस कर लिए हैं और यहीं पर मेरी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।